Good morning, students. Today we are going to discuss atomic structure. Atomic structure. जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है या इसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बोल देते हैं। आईसीएसई में जो 7th क्लास में से शुरू हो जाता है, तो आज हम लोग जो इसका बेसिक है जो सेवन्थ क्लास में स्टार्ट होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या। तो ये जहां तक भी आप लोग स्टडी करोगे 10th ऑनवर्ड, मतलब साइंस के फील्ड में जहां तक भी आप लोग स्टडी करने वाले हो ना, तो आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मतलब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हर जगह पढ़ने वाले हो। क्या है ये एटम स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर क्या है, उसको आप लोग हर जगह पढ़ोगे। तो ये आईसीएसई में 7th क्लास में शुरू होता है और सीबीएसई में जो 9th क्लास में से शुरू होता है। ये चैप्टर बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप लोग इससे स्टडी करने से पहले आप लोगों को ये बेसिकली पता होना चाहिए मैटर क्या है। मैटर तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो। एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस हैविंग स्पेसिफिक वॉल्यूम कॉल्ड मैटर। तो आप लोगों को मालूम है कोई भी ऐसी चीज हमारे यूनिवर्स में, कोई भी ऐसी चीज जो कोई स्पेस ऑक्युपाई करती है, मतलब वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितनी भी स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो मैटर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एटम बुलाते हैं। क्या होता है वो, एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। जो कोई भी मैटर है, किसी भी टाइप की मैटर है, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग एटम बुलाते हैं। जो ये एटम है कहाँ से आया, एटम था जो एटम जो शब्द था, वर्ड था, किसने दिया, तो आप लोगों ने सुना, आप लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। हमारे इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़। इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़। तो उन्होंने जो सबसे पहले जो आज जिसको आप लोग एटम बुलाते हो, एटम को उन्होंने सबसे पहले नाम दिया था परमाणु का। क्या नाम दिया था, परमाणु का। तो एटम को उन्होंने सबसे पहले परमाणु का नाम दिया था। उसके बाद 19th सेंचुरी में इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन आए, उन्होंने उस परमाणु को क्या नाम दिया, एटम। जो आज आप लोग पढ़ते हो एटम, तो उसको पहले महर्षि कन्नड़ जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने उसको नाम दिया था किसका, परमाणु का। तो बेसिकली आप लोगों को एक कंफ्यूजन होती है, फिलोसफर क्या होते हैं। फिलोसफर क्या होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं ना, मतलब जो फिलोसफर होते हैं एक टाइप के जो साइंटिस्ट ही होते हैं। लेकिन जो फिलोसफर और साइंटिस्ट में जो डिफरेंस है, फिलोसफर होते हैं जो उनको हर फील्ड में, उनको एवरी फील्ड में मतलब कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। उनको हर फील्ड में, किसी भी तरह का फील्ड है, उनको कुछ ना कुछ क्या होता है, उस फील्ड में ज्ञान होता है। थोड़ा बहुत भी हो, उनको हर फील्ड में, बहुत ज्यादा बोल लो कम से कम बोल लो, उनको हर फील्ड में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। लेकिन जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट होता है, उसको अपने मतलब एक स्ट्रीम में, जस्ट एक फील्ड में क्या होता है, मतलब पूरा इंटरेस्ट उनका एक फील्ड में ही होता है। वो अपनी जो सारी कंसंट्रेशन पावर है एक फील्ड में ही लगाते हैं। उनको हम लोग आज क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं। जैसे जो केमिस्ट्री के रिलेटेड है, मतलब आजकल केमिस्ट्री की स्टडी करते रहते हैं, वो अलग है, मतलब उनका केमिस्ट्री फील्ड होता है। जो फिजिक्स में करते हैं उनका फिजिक्स फील्ड होता है। मतलब कोरिलेट तो करते हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि जो केमिस्ट्री की स्टडी कर रहा है उसको फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, ऐसे नहीं है। लेकिन मतलब उनको जो अपना फील्ड है, उनका एक स्पेसिफिक फील्ड बन जाता है। जो केमिस्ट्री की स्टडी करता है वो केमिस्ट्री के फील्ड में क्या हो जाता है, मतलब परफेक्ट हो जाता है। परफेक्ट आजकल कोई भी परफेक्ट नहीं बोल सकते, कभी भी जो आदमी है परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो क्या होता है, कोशिश करता है मतलब अपने फील्ड में परफेक्ट होने की। तो मतलब दूसरे जो फील्ड होते हैं उनसे वो थोड़ा हट के चलता है, उनमें कम इंटरेस्ट अपना क्रिएट करता है, अपने फील्ड में ज्यादा करता है। उनको हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं। लेकिन जो फिलोसफर होते हैं उनको हर फील्ड में मतलब कम से कम बोल लो, मतलब ज्यादा से ज्यादा बोल लो, उनको हर फील्ड की मतलब नॉलेज होती है, वो होते हैं फिलोसफर। तो जो महर्षि कन्नड़ थे, इंडियन फिलोसफर थे, मतलब उन्होंने सबसे पहले जो एटम था उसको क्या नाम दिया था, परमाणु। उसके बाद कौन आए, इंग्लिश साइंटिस्ट आए थे जॉन डाल्टन, और उन्होंने वही परमाणु को क्या नाम दिया था,
एटम्स। अब हम लोग पढ़ते हैं एटम्स एक्चुअल में है क्या। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। क्या है? एटम क्या है हमारे पास? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of any matter which cannot further divide, जिसको हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब क्या है? एटम किसी भी मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, मतलब फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप लोग क्या करते हो, आपके पास एक पेज है, आपके पास क्या है? एक पेज है। आप लोग उसको क्या करो, ब्रेक डाउन करना शुरू कर दो, आप उसको फाड़ना शुरू कर दो। तो आप जब उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, मतलब आप उसके छोटे से छोटे टुकड़े कर लेंगे। मतलब एक टुकड़ा ऐसा आएगा, एक उसका ऐसा पीस बचेगा जिसको आप लोग क्या नहीं कर सकते, आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो आप लोग एक एग्जांपल सेट कर सकते हो कि एटम क्या है? एटम किसी भी मैटर का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। मतलब इतना छोटा होता है एटम, जिसका साइज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा माइक्रो होता है। आप लोग उसको क्या नहीं कर सकते हो, मतलब नेक्ड आई से उसको देख नहीं सकते हो, विजिबल नहीं होता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता वो क्या होता है? एटम। एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल सेट करता हूं। आपका टीचर जब क्लास में चाक से क्या करता है, बोर्ड पे लिखता है, बोर्ड पे लिखता है, उसके बाद क्या करते हो, जब आप लोग बोर्ड को रब करते हो, रब करते टाइम आपको जो चाक था, चाक की डस्ट आपको दिखाई देती है, चाक की डस्ट आपको दिखाई देती है। मतलब जब चाक की डस्ट बनती है, नीचे देखते हो चाक की डस्ट बन जाती है, तो आप लोग अगर उसको ध्यान से देखोगे ना डस्ट को, तो आपको ऐसी छोटी छोटी छोटे छोटे मतलब कण, कण बोल सकते हो, छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे, बॉल टाइप पार्टिकल दिखाई देंगे। मतलब क्या है, जो डस्ट बनी है, अगर आप लोग उस डस्ट को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके आप लोग दोबारा उसको क्या करोगे, किसी भी मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में डालोगे और उसको क्या करोगे, पेस्ट बनाओगे, दोबारा उससे क्या बन जाएगा, चाक बन जाएगा। मतलब क्या था, जो चाक था वो इतना ज्यादा क्या हो गया, छोटा हो गया, इतना ज्यादा क्या हो गया, छोटा हो गया कि उसको हम लोग फर्दर क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते थे। मतलब एक पूरा चाक था, चाक से क्या बन गई, डस्ट बन गई। जो डस्ट है आगे, अगर आप लोग उस डस्ट को ध्यान से देखोगे, आपको उसमें छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे। तो क्या बोल सकते हो, जो एटम है, एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल देते हैं। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है, जो हर चीज है, कोई भी चीज है इस यूनिवर्स में, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, वो किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से। किससे मिलकर बनती है, एटम से। मतलब उसी एटम को अगर आप लोग क्या करना शुरू कर दोगे, कलेक्ट करना शुरू कर दोगे, जोड़ना शुरू कर दोगे, तो उससे क्या बन जाएगी, एक बिल्डिंग बन जाएगी। मतलब उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। मगर देखिए, उसी डस्ट को हमने, उसी पार्टिकल्स को इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उनको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद क्या बन गया, चाक बन गया। मतलब एक पूरी बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग सेटअप होगी। जैसे आप लोग बोल सकते हो, जैसे हमारी घर की बिल्डिंग होती है, घर होता है ना हमारा, एक बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब क्या है, किससे बनी है वो बिल्डिंग, बिल्डिंग किससे बनी है। जैसे हमारे पास क्या होती है, ब्रिक्स होती हैं, जिसको आप लोग ईंट बोलते हो। तो आप लोग क्या करते हो, एक ईंट लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, मतलब क्या बनती है, एक दीवार बनती है ना, बनती है ना दीवार। जैसे क्या की, एक ईंट लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, ऐसे मतलब एक एक करके क्या करते हो, जब ईंट लगानी शुरू करते हो तो पूरा एक क्या बन जाता है, मकान बन जाता है, पूरी एक बिल्डिंग बन जाती है। आप लोग क्या बोल सकते हो, बिल्डिंग बन जाती है। तो जो जी आपकी ब्रिक्स थी, आपकी जो ईंट थी, आप लोग इनको क्या बोल सकते हो, एटम्स। क्या बोल सकते हो, एटम्स। तो एटम्स क्या होते हैं, एटम्स
बिल्डिंग ब्लॉक्स पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स पार्टिकल, जिनसे मिलके किसी भी चीज की बॉडी बनती है, स्ट्रक्चर बनती है, तो उसको क्या बोलते हो आप लोग? बिल्डिंग ब्लॉक्स। आई बात समझ में? तो एटम्स क्या है? एटम्स वो छोटे से छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का, जिससे मिलके कोई भी चीज क्या होती है? बनी हुई होती है, जब बनती है, ऐसे बोल सकते हो। तो एटम्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। एटम्स को और क्या बोल देते हैं? एटम्स को क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब यूनिट का मतलब छोटे से छोटा, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? पूरी बड़ी स्ट्रक्चर, जितनी भी बड़ी स्ट्रक्चर बन सकती है जब बनी हुई है, जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी एक पूरी स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट। यूनिट का मतलब जो इसका मेरी बॉडी का छोटे से छोटा पार्ट है, पार्टिकल है, वो क्या है? एटम है, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो मेरी बॉडी का जो सबसे छोटा क्या है? पार्टिकल है, यूनिट है, वो क्या है? एटम्स है। तो क्या है? एटम। जो तो एटम को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल देते हैं। तो एटम को बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल देते हैं। मतलब एटम जुड़ जुड़ के क्या करते हैं कि बिल्डिंग क्रिएट करते हैं। वो बिल्डिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, मतलब किसी एनिमल की बॉडी हो सकती है, आपका मकान हो सकता है, मेरी बॉडी हो सकती है, कोई भी टेबल चेयर, कुछ भी, जो भी चीज आपको दिखाई देती है, मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर जो आपको दिखाई देती है, वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स की एक बिल्डिंग है। तो आप लोगों को होप इतना समझ में आया होगा कि एटम्स एक्चुअल में है क्या। तो अब हम लोग फर्दर इसकी और स्टडी करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटम। एटम की कंपोजिशन क्या है, तो देखते हैं हम लोग। तो आप लोग एक चीज और ध्यान में रखिए, आप लोगों का 7th क्लास का जो बेस है, ये बेस स्टार्ट हो रहा है, मैं बेस करवा रहा हूँ। तो एक चीज ध्यान में रखिए, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद हम लोग कुछ और भी सुन लेते हैं। हमारे पास हमारे जो सीनियर फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं हमने तो ऐसा पढ़ा है, अब हम ऐसा पढ़ रहे हैं। तो आप लोग बोलते हो नहीं हमने तो ऐसा पढ़ा है। बिल्कुल डिफरेंस होता है, क्लास वाइज डिफरेंस होता है, लेवल वाइज डिफरेंस होता है। जो आप लोग पढ़ते हो, 7th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, 9th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, 10th के पढ़ते हैं, 10th ऑनवर्ड पढ़ते हैं, मतलब सब डिफरेंट पढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड। कि एटम ऐसा पार्टिकल है जिसको हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब जो आपका चाक था, चाक की डस्ट थी, उसका एक छोटा सा मैंने बोला पार्टिकल जो आप देख सकते हो, अगर आप लोग उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, आप लोग उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे। अब मैंने क्या बोला था? जो एटम है उसको आप लोग क्या नहीं कर सकते हो? नेक्ड आई से क्या नहीं कर सकते हो, मतलब देख नहीं सकते हो। लेकिन जो आपकी डस्ट थी, वो डस्ट तो आपको दिखाई दे रही थी। मतलब डस्ट, जो चाक की डस्ट थी, उसका जो छोटे से छोटा पार्टिकल था, आप लोग उसको देख सकते हो। तो फिर ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप लोग उसको क्या नहीं कर सकते हो? फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। मतलब आप लोग उसको डिवाइड कर लोगे, आपको दिखाई नहीं देगा। डिवाइड कर भी लोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा वो एटम किधर गया। मतलब अगर आप लोग अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे, वही डस्ट पार्टिकल बहुत बड़ा दिखाई देगा। अगर आप लोग फिर उसको क्या करोगे? डिवाइड करना शुरू करोगे, तो वो इतना सूक्ष्म माइक्रो हो जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब दिखाई देना बंद कर देगा। इतना छोटा और हो सकता है, लेकिन आप लोग उसको प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हो। तो मतलब एटम क्या है, जो आप लोग पढ़ रहे हो वो सही है। एटम क्या है? एक इंडिविजिबल पार्टिकल है और नॉट विजिबल है। आप लोग उसको नेक्ड आई से सीन नहीं कर सकते हो। तो मैंने बोला एटम को आप लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन आप लोग जब 10th ऑनवर्ड पढ़ोगे, तो आप लोग पढ़ोगे कि जो एटम है उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। ये जो थ्योरी थी, ये जॉन डाल्टन ने दी थी कि एटम है जो, कौन, अब मैं आपको करवाई देता हूं, कौन थे? जॉन डाल्टन। इसको डाल्टन थ्योरी भी बोल देते हैं। जो डाल्टन थे, जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने 19th सेंचुरी भी बोल देते हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने भी यही बोला था कि एटम को क्या नहीं कर सकते? फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद और साइंटिस्ट आए, फर्दर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो उन्होंने बोला जो एटम है उसको नेक्स्ट आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है।
तो एटम होता है जो उसके बीच क्या होते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम के बीच उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम, ये एटम है सबसे छोटा पार्टिकल। आगे एटम के बीच क्या होते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, और क्या होता है थर्ड पार्टिकल? न्यूट्रॉन्स। तो जो आगे साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला जो एटम है उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है एटम के बीच उसके सब एटॉमिक, इनको बोलते हैं एटम के सब एटॉमिक। सब एटॉमिक एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो उन्होंने बोला कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, एटम के बीच उसके क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ एटम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कंपोजिशन ऑफ एटम। कंपोजिशन ऑफ एटम्स भी बोल देते हैं इनको। तो उन्होंने बोल दिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या किया जा सकता है, मतलब एटम को डिवाइड किया जा सकता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो उन्होंने क्या बोला, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या होते हैं? किसी भी एटम की, ये क्या है? एक एटम है, ये क्या है? एक पूरा एटम है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसी भी एटम के सेंटर के बीच होते हैं, एटम के सेंटर के बीच में होते हैं। P मैं लिख रहा हूं प्रोटॉन और N मैं लिख रहा हूं न्यूट्रॉन। मैं इसको बड़ी करके बना के दिखाता हूं आप लोगों को, इसको अच्छे से समझना। ये और जो फर्दर साइंटिस्ट आए थे ये उन्होंने बोला था, जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने जस्ट इतना बताया था कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बोला था जो एटम है, एटम के क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से? मैंने अभी बताए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उन्होंने और क्या बताया, जो एटम है ये क्या है? एक पूरा एटम है। तो एटम के सेंटर के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पूरा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में आपको बता दूं जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, क्या थे? सब एटॉमिक पार्टिकल थे एटम्स के। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल। क्या होते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो जो एटम है, एटम के सेंटर के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोग यहीं से देख लो, अगर सेंटर के बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब जो उसके पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं कौन कौन से? प्रोटॉन। कौन किसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन के ऊपर। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के साथ थर्ड पार्टिकल कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो वो भी सेंटर में ही होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उसके सेंटर के बीच में प्लेस होते हैं, सेंटर के बीच प्लेस्ड होते हैं। मतलब सेंटर के बीच पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो रिवॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं राउंड द पॉजिटिव चार्ज, राउंड द पॉजिटिव चार्ज। जो आपके इलेक्ट्रॉन है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द क्या करते हैं? घूमते हैं एक फिक्स पाथ में, एक फिक्स्ड पाथ में। ये क्या है? इनका एक पाथ है। इसी रास्ते के दौरान वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जो ये फिक्स पाथ है, सर्कुलर पाथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिट। जो क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, फिक्स्ड पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जो ये आपका सेंट्रल पार्ट है इसको आप लोग क्या बोलते हो? न्यूक्लियस। क्या बोलते हो इसको? न्यूक्लियस।
किसी भी चीज का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, न्यूक्लियस। किसी भी मतलब किसी भी एटम का जो डेंस पार्ट होता है, ये क्या होता है, डेंस पार्ट, जिसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, मास होता है, मास कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो, न्यूक्लियस। उस एटम का वो क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये एटम के बारे में है, हम लोग दोबारा क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं। जॉन डाल्टन थे, उन्होंने 19th सेंचुरी में अपनी थ्योरी दी थी, जो एटम है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके बाद और साइंटिस्ट आए थे, और अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की। उन्होंने बताया जो एटम है, एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। कौन कौन से पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से तीन पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उन्होंने और क्या बताया, कोई भी एटम है, ये एक एटम है, एटम का एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है किससे मिलकर बना होता है, उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जो आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन थे, वो क्या करते हैं, इस पूरे पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, किसमें, एक फिक्स्ड पाथ में। किसमें, फिक्स्ड पाथ में। फिक्स्ड पाथ में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इस फिक्स्ड पाथ को आप लोगों ने किसका नाम दिया है, ऑर्बिट का। किसका नाम दिया है, ऑर्बिट का। तो ये हमारा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का बेसिक पार्ट। जितना आपको चाहिए, जितना आपका लेवल है उतना था। इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, 1.6। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। ऐसी क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो चार्ज भी सेम ही होता है, इतना ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होता है। तो इसके यूनिट क्या होते हैं, कूलम्स होते हैं। क्या होते हैं, कूलम्स। यूनिट क्या, जैसे लेंथ है, लेंथ के यूनिट क्या होते हैं, मीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं ना। तो ऐसे ही हर चीज के कुछ ना कुछ यूनिट होते हैं, उसके यूनिट क्या होते हैं, चार्ज के, कूलम। क्या होते हैं, कूलम। तो इनका मास भी होता है, लेकिन इतना आपको अभी जरूरत नहीं है 7th क्लास में। तो आप लोगों ने जस्ट इतना ध्यान में रखना है क्या है। तो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेस था, एटम का बेस था। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो एटम होता है हर चीज की कुछ ना कुछ क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हर चीज की अपनी अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऐसी जो एटम है उसकी भी अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम लोग देखते हैं, लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स। एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एटम की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एटम की, द एटम ऑफ द मोस्ट एलिमेंट, द एटम ऑफ द मोस्ट एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव। दी मैं जहां पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत क्या हो जाता है, मतलब ज्यादा स्पेस हो जाती है। आप लोग जस्ट इसको सुनो, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर लो, इसको लिख लो। तो एटम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट्स आप लोग पढ़ चुके हो 6th क्लास में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होती है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी मैटर की। तो जो एलिमेंट्स है, सपोज कर लो जी एक एलिमेंट है, तो इसमें क्या है, छोटे छोटे एटम्स। क्या है, इसमें छोटे छोटे एटम्स हैं, क्योंकि हर चीज किससे मिलकर बनी होती है, एटम से। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। मतलब उनका जो सिंगल एटम है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, उनका सिंगल एटम
एग्जिस्ट नहीं कर पाता। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप लोग कभी भी ओनली H की फॉर्म में कभी भी नहीं देख सकते। आप लोग स्टडी करोगे ना बुक में, किसी भी बुक में आप लोगों को जस्ट पीरियोडिक टेबल के अलावा, जस्ट पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये उसका सिंबल है। लेकिन आप लोग कभी भी किसी भी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन को ओनली H की फॉर्म में नहीं देख सकते, क्योंकि हाइड्रोजन एक रिएक्टिव एलिमेंट है, इसका सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो इनके मतलब दो एटम क्या करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में, तो क्लोरीन भी एग्जिस्ट करता है Cl2 की फॉर्म में, फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है F2 की फॉर्म में, तो ऐसे नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में। मतलब बहुत से एलिमेंट क्या हैं, रिएक्टिव हैं, जिनका सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाता, जिनका सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के एटम को आप लोग क्या बोलते हो, डाया एटॉमिक। क्या बोलते हो, डाया एटॉमिक। क्या है ये, डाया एटॉमिक। डाया का मतलब इनके दो एटम एक साथ क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है ऐसे एटम भी हमारे पास। जो आपकी सारी नोबल गैसेस हैं, सारी नोबल गैसेस है, हीलियम हो, जीनॉन हो, क्रिप्टॉन हो, ऐसे जो आपके पास क्या है, मतलब जो आपकी नोबल गैसेस है, आप लोग पीरियोडिक टेबल देखते हो ना, पीरियोडिक टेबल में लास्ट ग्रुप में, बिल्कुल लास्ट में 18th ग्रुप में आप लोग क्या देखते हो, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, आपके नोबल गैस है, तो उनका सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, उनको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, मोनो एटॉमिक। तो ये एटम था, एटम का ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था कि कुछ एलिमेंट्स के एटम ऐसे हैं जो सिंगल फॉर्म में, सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, और वो क्या करते हैं, मतलब अपने ही एलिमेंट्स के किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर एग्जिस्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डाया एटॉमिक। क्या बोलते हैं, वो डाया एटॉमिक एटम होते हैं वो। तो अब ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके बाद हम लोग सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, ऑल सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। मतलब क्या है, जो एक एलिमेंट है आपके पास, कोई भी एलिमेंट है, सपोज कर लो ये गोल्ड है, गोल्ड एलिमेंट है हमारे पास, और ये मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम है। क्या है ये मेरे पास, एल्यूमिनियम है। ये मेरे पास क्या है, आयरन है। तो मेरे पास ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इनके जो एटम्स हैं, जो गोल्ड के सारे एटम्स हैं, मतलब गोल्ड का कोई भी एटम ले लो, गोल्ड का जो कोई भी आपने क्या कर लिया, एक एटम ले लिया, तो वो जो एटम है, इसके जो बाकी एटम्स हैं, इसमें जितने भी एटम्स हैं, मतलब उनके साथ बिल्कुल हर एस्पेक्ट से बिल्कुल क्या करेगा, मैच करेगा, चाहे उसकी शेप हो, साइज हो उसका। तो ये हर एस्पेक्ट से इन एलिमेंट्स के जो बाकी, इस एलिमेंट के जो बाकी एटम्स हैं, उनके साथ बिल्कुल क्या करेगा, मैच करेगा। क्या करेगा, मैच करेगा। और उस एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी जो पूरे इस एलिमेंट की रहेंगी। वो बिल्कुल सेम क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज रहेंगी जो इस पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रहेंगी। अगर ये क्या है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो ये एटम भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। ठीक है। अगर इसका साइज क्या है, 3 mm है, सपोज कर लीजिए, अगर इस एटम का जो साइज 3 mm है, तो इसमें जो बाकी एटम्स हैं, इस एलिमेंट के बीच जो बाकी एटम्स हैं, उनका साइज भी कितना होगा, हर एटम का 3 mm ही होगा। अगर ये क्या है, बाकी जो आपके एटम्स हैं वो क्या है, राउंड शेप हैं, तो ये एटम भी क्या होगा, राउंड शेप होगा। मतलब हर एस्पेक्ट से इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इस एलिमेंट के पूरे एटम्स की प्रॉपर्टीज के साथ क्या करेंगी, उसकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। मतलब गोल्ड का एक एटम गोल्ड के एलिमेंट के सारे एटम्स के साथ क्या करता है, मैच करता है। उसी तरह एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के जो एटम्स हैं उसके एटम भी क्या करेंगे, इसका एक एटम बाकी सारे एटम्स के साथ क्या करेगा,
अपनी प्रॉपर्टीज क्या करेगा, मैच करेगा। इसी तरह आयरन मतलब हर एलिमेंट्स के जो एक एटम है, हर एटम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। अपनी अपनी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी आइडेंटिकल होती हैं। मिलती जुलती बोलते हो आप लोग, मिलती जुलती होती हैं, मिलती जुलती नहीं, मिलती ही होती हैं। तो ये था आइडेंटिकल, मतलब हर एटम्स के हर एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। ये आपका सेकंड पॉइंट था। क्या था, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट क्या थे, आइडेंटिकल। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल फॉर एवरी एस्पेक्ट। ओके, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट है हमारे पास द एटम ऑफ वन एलिमेंट, द एटम ऑफ वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स एटम। देखिए मेरे पास ये गोल्ड था, क्या था, गोल्ड एलिमेंट है। ये मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम एलिमेंट था। ये मेरे पास आयरन था। ये मेरे पास कैल्शियम है। मतलब जो गोल्ड के एलिमेंट हैं, गोल्ड एलिमेंट के एटम हैं, एल्यूमिनियम एलिमेंट्स के एटम हैं और आयरन एलिमेंट्स के एटम हैं। मतलब ये एटम, इसके एटम इससे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे पूरी तरह। इसके एटम इससे डिफरेंट होंगे, इसके इससे, मतलब इनके जो सभी एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। बिल्कुल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ओके, मतलब हर एलिमेंट्स के एटम अपने ही एटम के साथ क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज मैच करते हैं। किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती। उनसे वो क्या होते हैं, प्रॉपरली डिफरेंट होते हैं, पूरी तरह अलग होते हैं। तो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी हमारे पास एटम की। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी हमारे पास, जो एटम्स होते हैं, एटम्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं। एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट मेंटेन देयर प्रॉपर्टी आफ्टर फिजिकल और केमिकल चेंज। अगर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट में बोल लो, एलिमेंट के एटम में बोल लो, अगर उसमें कोई फिजिकल चेंज आती है या केमिकल चेंज आती है, तो चेंज आने के बाद उस एलिमेंट का जो एटम है, उस एलिमेंट का जो एटम है, उस एटम की प्रॉपर्टी, सपोज कर लीजिए मेरे पास क्या है, एक आयरन है, क्या है, आयरन। तो इसके बीच क्या है, एटम्स है, क्या है इसके बीच, एटम्स है इस आयरन। तो फिजिकल चेंज आती है, चेंजेस बहुत टाइप की चेंजेस होती हैं। मेन चेंजेस कौन सी होती है, फिजिकल चेंज होती है और केमिकल चेंज होती है। फिजिकल चेंज क्या होती है, उसकी शेप में, किसी की शेप में क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है, मतलब इंटरनली उसमें कोई चेंज नहीं आती। तो केमिकल चेंज मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज आ जाती है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, ब्रेक डाउन कर दूं, इस आयरन को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में इसको मैंने तोड़ दिया। जब मैंने क्या कर दिया, इसको हीट अप कर दिया, इन पीसेस को मैंने हीट अप कर दिया, मतलब किसी भी टाइप का मैंने इन पे मेथड अप्लाई किया, वो चाहे फिजिकल मेथड अप्लाई किया चाहे केमिकल मेथड मैंने अप्लाई किया, मतलब जो उसके एटम है, उस एलिमेंट्स के जो एटम है उनके बीच चेंज कभी भी नहीं आने वाली। उस एलिमेंट्स के एटम के बीच कोई भी चेंज कभी भी नहीं आने वाली। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, इसको क्या करूंगा, मैं हीट अप करूंगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, कोई भी चेंज नहीं आएगी। अगर जे आयरन पहले भी मैग्नेट की तरफ क्या होता था, अट्रैक्ट होता था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता था, मतलब मैग्नेट की तरह क्या होता था, अट्रैक्ट होता था, उसके बाद भी गर्म करने के बाद, हीट अप करने के बाद, ब्रेक डाउन करने के बाद भी जी अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन रखेगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, उसकी प्रॉपर्टीज वो सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी कि वो पहले भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता था, उसके बाद ये सब कुछ मेथड अप्लाई करने के बाद भी वो अपने आप की जो प्रॉपर्टी मेंटेन रखता है, उसके बाद भी वो मैग्नेट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अगर ये पहले भी क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, तो बाद में भी क्या रहेगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही रहेगा। अगर ये पहले शाइन करता था जी, अगर ये पहले क्या करता था, शाइन करता था, लस्टर था,
तो बाद में भी ये क्या रहेगा, लस्टर ही रहेगा, अपनी जो अपीयरेंस है, शाइनिंग है, कभी भी क्या नहीं करने वाला, लॉस्ट नहीं करने वाला। तो ऐसे इनकी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। आफ्टर फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज अपनी मेंटेन रखते हैं। तो ये थे इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या थे जी इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल क्या है। हमने फर्स्ट क्या किया था, मैटर के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोगों ने एटम किया, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स किए, जॉन डाल्टन की थ्योरी के बाद जो बाकी साइंटिस्ट आए थे उनके बेस पे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे एटम के। अब हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स आता है। एटम के बाद क्या आता है, मॉलिक्यूल्स। एटम के बाद क्या आता है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल आप लोगों ने 6th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब एटम्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। दो से ज्यादा एटम जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है मॉलिक्यूल के लिए, कि जो एटम्स हैं, एटम्स की जो गिनती है, काउंटिंग है, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनने के लिए मिनिमम आपको 2 एटम्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एक सिंगल एटम को आप लोग मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हो, सिंगल एटम जस्ट एक एटम होता है। जब एक से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हो, मॉलिक्यूल। जैसे ये एक एटम है और दूसरा ये एटम है, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे ये एक एटम है और दूसरा ये एटम है, जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल की। इसको आप लोग बोलते हो मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास हम लोगों ने देखा था ना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो रिएक्टिव थे, उनका सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन थी, क्लोरीन थी, तो ये क्या है, इनका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इनका क्या करता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। कुछ मोनोटॉमिक थे, जैसे कैल्शियम था, आयरन था, जिनॉन थी, रेडॉन थी। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जो सिंगल एटम में एग्जिस्ट करते थे, तो इनका सिंगल एटम एग्जिस्ट करता था। ये मोनोटॉमिक थे, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। आप लोग सिंपल बेसिक लैंग्वेज में लिखोगे, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। 2 से ज्यादा एटम जो जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो आप लोग उसको क्या बोलते हो, मॉलिक्यूल। क्या बोलते हो उसको, मॉलिक्यूल। अब हम लोग, जैसे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स एटम्स के किए थे, हमने एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, वैसे ही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग किसके देखते हैं, मॉलिक्यूल की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अब हम लोग उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉलिक्यूल का, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता चुका हूं कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more atoms. Molecule exist in the form of diatomic atom. In the form of diatomic atom मतलब जो मॉलिक्यूल है वो डायाटॉमिक मतलब दो एटम जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, मिनिमम 2 एटम, तो वो मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या रहेगी, मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स, मिनिमम 2 एटम्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करने के लिए मिनिमम 2 एटम्स की क्या होती है, जरूरत होती है। तो मॉलिक्यूल्स होता है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ ए
कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपके पास, सपोज कर लीजिए वाटर है, सपोज कर लीजिए वाटर है, जो मतलब एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, उसके जो एटम्स हैं, इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम है इसमें, और किसके एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम, और किसके एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल है किसी भी कंपाउंड का, उसमें जो एटम होते हैं किसमें होते हैं, किसी फिक्स रेशो में होते हैं, किसमें होते हैं, फिक्स रेशो में होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, देयर एटम्स आर इन फिक्स रेशो, देयर एटम्स आर इन ए फिक्स रेशो, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उसके, वो क्या होते हैं, फिक्स रेशो में होते हैं। मतलब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, सिर्फ दो ही हाइड्रोजन के एटम रहेंगे, एक एटम किसका रहेगा, ऑक्सीजन का। तो दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जब कंबाइन करते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वाटर की। वो वाटर कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का वाटर हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे यूरोप का हो, किसी भी कंट्री का, किसी भी, आप लोग क्या बोल सकते हो, किसी भी स्टेट का, कंट्री का जो वाटर रहेगा, रेन का वाटर है, वेल का वाटर है, किसी भी टाइप का वाटर है, उसमें जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रहेंगे वो दो ही रहेंगे, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ही रहेगा। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वाटर की। तो बात समझ में आई, किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये क्या है, एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, क्या है, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के। मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बोल सकते हो, फिक्स रेशो बोल सकते हो। तो फिक्स का मतलब इनकी जो काउंटिंग है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तभी क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो मॉलिक्यूल होता है, जो क्या है, एक मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया का मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास, H2SO4 का मॉलिक्यूल हो गया। जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के साथ, किसके साथ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के साथ। जो वाटर का मॉलिक्यूल है, मतलब ये क्या है, वाटर का, वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। और ये अमोनिया है, और ये उसके अमोनिया के मतलब अमोनिया के मॉलिक्यूल का क्या है, ये फॉर्मूला है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये उसके मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। मतलब मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है। तो एक और करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, जो मॉलिक्यूल्स में एटम है, मॉलिक्यूल्स में क्या है, एटम्स हैं। देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। मतलब इसमें 3 टाइप के एटम है, इसमें 2 टाइप के एटम है, इसमें भी 2 टाइप के एटम्स हैं। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ये एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, वाइंड अप हुए हैं। एक दूसरे के साथ जब ये अटैच होते हैं तो इनके बीच एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। एक फोर्स ने इनको क्या किया हुआ है, बाइंड अप किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगी है, हाइड्रोजन लगी है। इधर क्या है, अमोनिया है, हाइड्रोजन लगी है, हाइड्रोजन लगी है, हाइड्रोजन लगी है। इधर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जहां क्या लगी है, हाइड्रोजन लगी है, हाइड्रोजन लगी है, सल्फर लगी है। जैसे भी इसकी स्ट्रक्चर बनती है, मतलब ये एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बना है वो क्या है, एक्चुअल में एक फोर्स है। क्या है, एक्चुअल में एक फोर्स है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
केमिकल बॉन्ड, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल बॉन्ड। तो क्या लिखोगे आप लोग, मॉलिक्यूल, क्या लिखोगे इस पॉइंट को आप लोग लिखोगे, ए फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू गैदर द एलिमेंट्स ऑफ ए एलिमेंट। मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं, ए फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल to gather the atoms of a molecule this force is called chemical बॉन्ड। तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया कि जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, टुगेदर करने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। वो फोर्स क्या होती है, एक्चुअल में एक केमिकल बॉन्ड होता है। उस फोर्स को आप लोग क्या बोलते हो, केमिकल बॉन्ड। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, जितना हमने किया एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो उसको आप लोग पॉज करके दोबारा बैक करके सुनिए। होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको जितना बेसिक है बेसिक से स्टार्ट करवाया है। तो अगर आप लोगों को फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कंसर्न रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे से शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो आप लोग, अब मैं इसके रिगार्डिंग दूसरी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, तो अब आप लोगों को उसका खुद पता चल जाएगा। तो आप लोगों को इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एटम्स के जो बाकी और टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया। थैंक यू सो मच।